बेटा जी लोगों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज हम नया टॉपिक लेके आते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल्स में उसमें जो चल रहा था, हमने लास्ट ख़त्म किया था बेटा हमारा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। उसमें भी डीएनए और आरएनए हमने ख़त्म किया था फाइनली। और हमने सारे डीएनए और आरएनए के बात कर ली थी। और अब मैं जो बताने वाला हूँ बेटा, हम लोग बात करते हैं बॉडी में जो रिएक्शन चलती है, उस रिएक्शन में बेसिकली वो रिएक्शन कौन सी होती हैं। तो जो रिएक्शन चलती है उस सारी रिएक्शन को कंक्लूड करते हैं हम मेटाबॉलिज्म में। किसमें बेटा? मेटाबॉलिज्म कंक्लूड करते हैं। वो मेटाबॉलिज्म की सारी रिएक्शन डिपेंड ऑन रहती हैं एंजाइम पर। किस पर बेटा? एंजाइम पर डिपेंड करती हैं। सारी की सारी रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? मेटाबॉलिज्म एंजाइम पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल बताऊं बेटा, कोई हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे उस बड़े मॉलिक्यूल का नाम मैंने रख दिया लैक्टोज। लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए। मैंने यहाँ पे एंजाइम डाला और इस एंजाइम ने क्या कर दिया, इस डाइसैकेराइड को कन्वर्ट इनटू मोनोसैकेराइड। किस में डाल दिया? मोनोसैकेराइड में डाल दिया। मोनोसैकेराइड मतलब बेटा क्या? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, इसमें तोड़ दिया। जैसे एक और एग्जांपल लूँ बेटा आपको, मैं दूसरा अमीनो एसिड की बात करता हूँ या प्रोटीन की बात करता हूँ। तो प्रोटीन विल मेक बाय द यूनिट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड्स कैसे हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है? डायनेमिक स्टेट से पूरा का पूरा बॉडी में। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको हॉर्स बोलते हैं, वर्क ऑफ हॉर्स, या हॉर्स हॉर्स बोल सकते हैं। कि ये क्या करता है, तुम्हारी बॉडी में दिन भर काम करता है, दिन भर तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये मिलता कैसे, बनता कैसे? अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्रोटीन, ठीक है, बनाता है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें दो ग्रुप, एक जो फर्स्ट अमीनो एसिड ग्रुप हो या सेकेंड अमीनो एसिड ग्रुप है, यहाँ से NH ग्रुप रहता है और यहाँ से COOH। तो इससे जो रिमूव हो जाता है बेटा, यहाँ से जो निकल जाता है CO2 रिमूव हो जाती है। और ये CO2 रिमूव होने के बाद ये NH2 ये रहता है यहाँ से, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ग्रुप NH बनाता है और NH2 फंक्शनल ग्रुप रहता है, ठीक। और ये NH2 जो रहता है अमाइन ग्रुप रहता है और इसके साथ क्या करता है, ये बॉन्ड बना के फाइनली फॉर्म करता है न्यू अमीनो एसिड, न्यू प्रोटीन फॉर्म कर देता है, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारे बॉडी में अगर मैं बोलूँ कैटालिटिक रिएक्शन चलती है। RBC में तुमने देखा होगा बेटा क्या, कि जब तुम्हारा कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बनता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है किसके रिमूव करने के लिए? किसके रिमूव करने के लिए बताओ जरा, जल्दी बताओ, याद है कुछ? याद है कुछ? नहीं है? जल्दी बताओ। तुम लोग देख रहे हो कि तुम्हारे RBC में एक रिएक्शन चलती है जहाँ पर डिपेंड करता है CO2 प्लस H2 मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3, है ना। इट इज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एंजाइम, कार्बोनिक एंजाइम या कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में तुम्हारा RBC में क्या होता है कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CO2 को रिमूव करने का, CO2 से वाटर का बाइकार्बोनिक एसिड बनाने का, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई, 3 एग्जाम्पल दिए और तीनों एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारे बॉडी में क्या बेटा, कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल कैसे तो क्या एसिडिक एसिड, क्या बोल रहा हूँ कि मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? इसलिए बेटा याद रखो कि एक एग्जांपल है, जैसे एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि कोलेस्ट्रॉल की जो बेसिक यूनिट है फॉर्मेशन की, वो कौन है? कोलेस्ट्रॉल है। कौन है बेटा?
कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, ठीक है ना। और बेसिकली क्या हो रहा है कि हम भाई किसी चीज़ से दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं तो एक जगह क्या मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, एक जगह एनाबॉलिज्म दिखा रहा है, एक जगह कैटाबॉलिज्म दिखा रहा है, एक जगह एनाबॉलिज्म दिखा रहा है, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों दिखा रहे हैं। एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, कैटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन दिखाएंगे। तो हम एसिड से फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल। और ये जो रिएक्शन है ये है एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कंज्यूम क्या करेगा, एनर्जी करेगा। अब ये एनर्जी चाहिए हमें, एनर्जी कंज्यूम करेगा बेटा, क्या करेगा, कंज्यूम एनर्जी। जब ये कंज्यूम एनर्जी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एनर्जी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो देगा ही देगा। जैसा मैं बोलूँ तुम्हें, हमारी बॉडी में क्या चलता है, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज 6 कार्बन। बट इससे एक और चीज बनती है क्या, पायरोविक एसिड, 3 कार्बन के बेटा ब्रेक होके, अरे बनते हैं नहीं बनते, है ना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस बेटा कितने कितने स्टेप्स का है, 10 स्टेप्स में। और इस 10 स्टेप्स में कहीं एनर्जी यूज होती है, एनर्जी क्या हो रही है बेटा, कहीं पे यूज होती है और कहीं पर क्या होती है, आपका रिलीज होती है। अब जो एनर्जी है यूज हो रही है और रिलीज हो रही है, ये किस फॉर्म में यूज एंड रिलीज हो रही है। रिमेंबर वन थिंग, मैंने कुछ बात नहीं की, मैंने सिर्फ बोला आपको कि वो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में जो रिएक्शन चल रही है वो सारी की सारी डिपेंडेंट होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में 2 टाइप की रिएक्शन चलती है, एक चलती है कैटाबॉलिक, एक चलती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शन में आप ब्रेक करते हो, एनाबॉलिक रिएक्शन में आप सिंथेसिस करते हो। सिंथेसिस मतलब जैसे अभी एक स्टेप बताया मैंने आपको, क्या कि तुम्हारा क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, बेसिकली सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस हो रही है मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम होगी और नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। मैंने ऐसे ही तुम्हें बताया क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप का रिएक्शन है, साइकिल है, जिसमें क्या एनर्जी कहीं यूज होगी कहीं रिलीज होगी। अब पायरुवेट एसिड है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है, पायरुवेट एसिड जो है बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा, ठीक है ना। अब बेसिकली जब कब बनेगा ये बनेगा कब बेटा, कब बनेगा, जब ये क्या हो जाएगा, 6 कार्बन का 3 कार्बन में ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो 3 कार्बन कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी रिलीज होगी बेटा। अब ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रही है, ठीक है ना। और बनेगी भी इसी की फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म बताओ जरा, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। एडेनिन ट्राई फॉस्फेट मतलब 3 फास्फेट लगाओ, 3 फास्फेट लगे हैं बेटा। और फास्फेट क्या करता है, नेगेटिव देता है, और ठीक है। और जुड़ा किससे बेटा, ये किससे जुड़ा है, शुगर से जुड़ा है। और शुगर किससे जुड़ा है बेटा, फाइनली ऊपर एडिनाइन से जुड़ा है, एडिनाइन से जुड़ा है। अरे हाँ यहाँ बोलो ना, कोई दिक्कत इसमें। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, इसमें 3 फास्फेट ग्रुप है, इसमें 1 राइबोस ग्रुप है, इसमें एक एनाडीन भी लगा हुआ है। तीनों क्या बना रहे हैं, एडेनिन मिलके क्या बना रहे हैं, तीनों मिलके डाइफास्फेट। अब मुझे यहाँ बता दो डाइस्टर बॉन्ड कहाँ पर होगा और ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कहाँ पर होगा।
ईस्टर का बॉन्ड कहाँ पर होगा, जल्दी बता दो मुझे, बस सिंपल सा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। और एनर्जी जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग एनर्जी इनके बीच में होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो ये इनके पास POOH और ये P डबल बॉन्ड OH इसके साथ क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है और हाई यील्डिंग एनर्जी देगा यहाँ से। जब ये क्या करेंगे, हाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ से क्या होंगे, हाई बॉन्ड ये ब्रेक होंगे और हाई एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं क्या है कि जब एनर्जी हम देखते हैं कि हम बोलते हैं भाई फैट से सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम बोलते हैं ग्लूकोज से हमें इतनी मिली मोल एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। हम बोलते हैं फिर क्या, लिपिड से इतनी मिली मोल एनर्जी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें रिएक्शन चलती रहती हैं बेटा, अरे चलती रहती है, नहीं चलती रहती। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम आते हैं मेजरली किस पे, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है आपका एनर्जी वाला। सबसे मेन टॉपिक है आपका एंजाइम पे। एंजाइम क्या है? एंजाइम आर बायोकैटालिटिक मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम कैसे हैं? बायो कैटालिटिक, ठीक है, मेड बाय प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम बेटा बेसिकली आरएनए जो है ना, याद रखना, आरएनए या राइबोसोम ये एक एंजाइम है और जो प्रोटीन का मिलकर नहीं बना होता है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है। राइबोसोम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम का काम है कोई भी रिएक्शन चल रही हो उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना। कोई भी एंजाइम है, विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। और सबसे बड़ी चीज क्या, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी चेंजेस। और एक और चीज क्या, कि ये क्या करते हैं, जो उस रिएक्शन में एनर्जी लग रही हो, उस रिएक्शन में जो एनर्जी लग रही हो उस एनर्जी को डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिएक्शन एंड क्या करेंगे, बाय lowering down the एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। तो एक काम करना, मैं जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वो जनरल प्रॉपर्टी याद रखना। जनरल प्रॉपर्टीज रिमेंबर रखना। क्या कि तुम्हारा जो एंजाइम होता है, पहली चीज तो याद रखना, लार्ज साइड मॉलिक्यूल होता है, लार्ज साइड मॉलिक्यूल। लार्ज साइड मॉलिक्यूल है तो ये क्या करता है, एंजाइम आपस में कोलोइडल नेचर, कोलोइडल नेचर मीन्स मतलब बेटा क्या, कोलोइडल नेचर मतलब वो आपस में घुलना। किस नेचर में होते हैं? कोलोइडल नेचर, कोलोइडल नेचर विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं हाई मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूँ, मतलब इनमें कहीं ना कहीं अदर मॉलिक्यूल के जो रहेंगे कंपैरिजन में उनका वेट जो ज़्यादा रहेगा। किसका ज़्यादा रहेगा बेटा? एंजाइम का ज़्यादा रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये कोलाइडल नेचर में, इफ इट इज
colloidal in nature, then it will provide more surface area. When it will provide more surface area, तो मुझे एक चीज़ बता दो बेटा कि मैं बोल रहा हूँ इसके पास इतना सरफेस एरिया है, एक ज़्यादा ये बड़ा मॉलिक्यूल, एक छोटा एरिया, किस में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ये आसानी से पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट कर जाएगी। जब इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है बेटा, ये बस ऐसे लिख लो कि जिस मॉलिक्यूल में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया बेटा, तो ये बाइंडिंग करने के लिए क्या साइट भी ज़्यादा देगा, बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल। व्हेन बाइंडिंग साइट इज अवेलेबल, तो तुम्हें जो प्रोडक्ट भी रहेंगे वो कैसे ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? प्रोडक्ट भी मोर रहेंगे। अरे भैया सीधी सी बात है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर कोलोडन नेचर में है तो इनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बाइंडिंग साइट भी अवेलेबल ज़्यादा होगी, और बाइंडिंग साइट भी मोर अवेलेबल है तो याद रखो प्रोडक्ट भी क्या होंगे इसके पास, मोर होंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो एक चीज़ समझ में आती है कि सबस्ट्रेट लार्ज नंबर में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना लेगा बेटा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्लियर हुआ? अब इनका जो नेचर होता है, एंजाइम इज कोलेड इन नेचर, एंजाइम ऑल्सो इन प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम ऑल्सो इन प्रोटीन इन नेचर। दूसरी चीज एक और क्या, बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट है। ठीक है ना? इतना है समझ में। ऑल्सो इन प्रोटीन इन नेचर बायो कैटलिस्ट होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ क्या बोल रहा हूँ बेटा, मोस्ट ऑफ एंजाइम होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम मेड बाय प्रोटीन एक्सेप्ट में जो है राइबोजाइम। ठीक है ना? अब ये जो एंजाइम है, जो प्रोटीन है, बेसिकली मैं बताऊं आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम हो सकते हैं। और इनके पास क्या होगा, जो साइट होगी वो साइट भी कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। साइट कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है, याद रखना। ठीक है ना? साइट कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है? ये एंजाइम है ना, ये एंजाइम बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको, जो टर्सरी एंजाइम होते हैं, टर्सरी एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम क्या करता है बेटा, प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराएंगे, प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। स्टेबिलिटी प्रोवाइड तो कराएंगे, पर वाटर सोल्यूबल नेचर ऑफ एंजाइम भी होंगे। वाटर सोल्यूबल नेचर टू एंजाइम। इवन तुम क्या पढ़ोगे बेटा, अभी मेटालिक, अभी मैं जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा तुम उसमें क्या पढ़ोगे, तुम ये पढ़ोगे बेटा कि जो तुम्हारा एंजाइम है, एंजाइम डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है ना? वाटर सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल, ये सब तो चीज़ अलग चीज़ है।
मेटल एक एनर्जी है जो डिपेंड करते हैं एंजाइम पे, कौन से एंजाइम काम करेंगे, कौन से एंजाइम नहीं काम करेंगे, ठीक है ना। हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था आरएनए, देखो हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था आरएनए, और इस आरएनए से एक एंजाइम बनता है राइबोजाइम, तभी मैंने एक्सेप्ट लिखवाया था। सम एंजाइम आर formed of RNA राइबोजाइम्स। अगर मैं बात करूं पहला बेटा क्या राइबोजाम की बात करूं तो कैसे, जो फर्स्ट राइबोजाम ढूंढा गया था वो था बेटा राइबोजाइम, सॉरी, L19 RNase एंजाइम। RNase एंजाइम, ठीक है ना। और इसको ढूंढने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट का नाम था टीसएच, और इन्होंने जो ढूंढा था टेट्रा हाइमेना थर्मोफिला, टेट्रा हाइमेना थर्मोफिला, ठीक है ना। और इसका इन्होंने नाम दिया आरएनएस पी एंजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी एंजाइम। राइबोन्यूक्लियस पी एंजाइम इसलिए दिया, किस में मिला था बताइए, प्रोटोजोन में मिला था, दैट्स वाई इसका नाम जो रखा था आरएनएस पी रखा गया, ठीक है ना। है ना। और जो साइंटिस्ट थे टीसएच, तो उन्होंने क्या क्या किया था, टीसएच तो थे इनका बेसिकली इन्हें टैग लगाया था, टीसएच एक टैग लगाई थी, सॉरी। और जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे ऑल्टमैन, ऑल्टमैन क्या साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इसमें ढूंढा और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसमें, दे गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है ना। अब देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो एक्टिव साइट रहती है बहुत ही स्पेसिफिक रहती है और हर चीज़ के लिए रहती है, ठीक है। ठीक स्पेसिफिसिटी, जैसे अगर मैं बोलूँ जो इसकी एक्टिव साइट जो रहती है वो स्पेसिफिक रहती है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी जो रहेगी वो हर एंजाइम के लिए अलग अलग रहेगी, और हर एंजाइम जो बाइंड करेगा सबसे जो बाइंड करेगा एक्टिव साइट से उसके लिए भी स्पेसिफिक रहेगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपको एमरी एंजाइम वर्क्स ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, किस पे काम करता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करता है, और स्पेसिफिक साइट पे काम करता है, स्पेसिफिक रिएक्शन पे भी काम करता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ आपको, हमारे पास एक एग्जांपल है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज acts on succinic acid and एक और हमारे पास और है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट्स ऑन पायरोविक एसिड्स, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि इसको रोकने के लिए कि हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम रहता है जो इसकी सेम साइट को आइडेंटिफाई करता है,
ना, मेलोनेट। लगभग लगभग जो मेलोनेट एंजाइम है ये सक्सिनिक डिहाइड्रोनेज एंजाइम को बिल्कुल बिल्कुल सेम डुक्टू साइड रहता है और बाइंड कर जाता है और इस रिएक्शन को रोक लेता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, क्लियर है ना। ठीक है, इनके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिसिटी भी होती है। और इनके पास एक और चीज़ क्या होती है, एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना कितने टर्नओवर नंबर, मतलब एक एंजाइम एक बार में कितने मतलब जो सब्सट्रेट है सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा कि मेरे पास अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड को वो कितने बार कितने अमीनो एसिड के साथ एक ही एंजाइम जोड़कर नया प्रोटीन बना दे पता नहीं है। ठीक है, कितने बना सकता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे क्या बोला कि द टर्नओवर नंबर, द turnover number and number of reactant molecule converts into product by one molecule in unit टाइम। एक सिंगल टाइम पे वो कितने, एक सिंगल सब्सट्रेट को एंजाइम कितनी बार कन्वर्ट कर सकता है, इसको हम बोलो टर्न ओवर नंबर बोलते हैं। TON डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिशिएंसी, कि एंजाइम की कितनी एफिशिएंसी है कि वो क्या करे, वो अपने सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम को यूज करके कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। जैसे अगर मैं बोल दूं तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है CO2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, उस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम लगभग लगभग 360 लाख मॉल प्रोडक्ट बना देता है बाइकार्बोनेट के, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड के, पर मिनट में। एक यूनिट टाइम पे इतने मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है ना। ठीक है, अब ये एंजाइम है, ये एंजाइम आर सेंसिटिव टू pH एंड टेम्परेचर। ये इतना हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। और इससे याद रखना, नीट में सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं, सीधे सीधे पूछ लेता भाई, एंजाइम नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ये पूछता है भाई, सीधा सीधा ये पूछता है कि भाई जो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 जितने टाइप के एंजाइम हैं उनका काम क्या है और वो कैसे एंजाइम है, किस एनवायरनमेंट पे किस मीडियम पे वर्क करते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो IU इंटरनेशनल यूनियन और बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में नोमेनक्लेचर किया, और नोमेनक्लेचर करने के बाद इन्होंने क्या किया, एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया। हाउ मेनी क्लास बेटा, 6 क्लास में डिवाइड किया। और मैं इसकी ट्रिक है मेरे पास, क्या, आवर टेंट हाउस लेज एंड लिलीपुर। आवर टेंट हाउस लेज इन लिलीपुर। देखो जरा, अबर पहला जो क्लास है इसका,
पहला जो क्लास है इसका वो है ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, टेंथ ट्रांसफरेजेस, हाउस से हाइड्रोलेजेस, लेस से लाइजेस, आई से आइसोमरेजेस, एंड लास्ट एंड लीस्ट वन लाइगेजेस, एल आई से लाइगेजेस। ठीक है, ये इनके 6 क्लास में उन्होंने डिवाइड किया, बट उन्होंने कुछ और चीज़ बताई कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम में सफिक्स जो लगता है वो याद रखना एज लगता है। क्या लगता है? सफिक्स एज लगता है। अगर मैं इसको और डिवाइड करूँ, उनको जो तुम देखोगे 1.1, 1.2, 1.3 रहता है, वो स्पेसिफिक नाम दिए रहते हैं, स्पेसिफिक क्लास दी रहती है, वो डिवाइड करता है एंजाइम को। तो कोड देखो जरा, यहाँ से तुम्हारे एनसीईआरटी में शायद दिया है कि जो पहला लेटर 2, 1, 1, 2 लिख दिया, तो पहला जो लेटर है वो डिपिक्ट करेगा किसको? क्लास को। सेकेंड वन है 2, 1 जो दिखा रहा है वो सब क्लास को। थर्ड वन जो दिखा रहा है वो सब क्लास को दिखाएगा। एंड लास्ट एंड लीस्ट वन जो 2 दिखा रहा है लास्ट वाला, ये स्पेसिफिक क्लास को बताएगा। जैसे अगर मैं बताऊं कि मैंने कोई एंजाइम लिखा, उस एंजाइम का कोड था 2122 डी 2122, और यहाँ पर साइड में लिखा रहता है एंजाइम, पूरी रिएक्शन लिखी रहती है, डिहाइड्रो या फिर ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अब उसने क्या किया है, ये कोड दे दिया है एंजाइम का कि भाई इस क्लास का है, इस सब क्लास का है, और इस सब क्लास का स्पेसिफिक क्लास का एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया उसने। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब पहली क्लास जो थी वो थी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। पहली क्लास क्या थी? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या बेटा? ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ये क्या करेगा? ये एंजाइम क्या करेगा? ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन करेगा। कैसे, क्या करेगा? ध्यान देखो, ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन में क्या करेगा? ये दो बिटवीन द टू सबस्ट्रेट, बिटवीन द टू सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, प्लस एक को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? एक को ऑक्सीडाइज करेगा, प्लस एक को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देगा मतलब क्या? कर समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा? कुछ रिड्यूस कर देगा मतलब क्या कर देगा? बताओ, कोई बता सकता मुझे क्या? जल्दी बताओ। है ना, ऑक्सीडाइज रिडक्शन रिएक्शन तो बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। अब देखो, एक को रिड्यूस कर रहा है, एक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। मैंने क्या बोला? एक को रिड्यूस कर रहा है, एक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है ना, एक को रिड्यूस कर रहा है, एक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट लिख के बताऊं, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन है A प्लस वी इक्वल टू A प्लस वी। दोनों में भी चार्जेस नहीं है। ठीक है ना, क्या कर रहा है कि इसका अगर ये इसका पॉजिटिव आयन ले रहा है, इसका ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया। अगर ये डोनेट कर रहा है तो मतलब ये क्या है? पॉजिटिव। और ये क्या कर रहा है?
ले रहा है तो ये नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ये डोनेट करेगा ए को तो ये पॉजिटिव, और ये लेगा तो ये नेगेटिव। आया कुछ समझ में बेटा? दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसके पास एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे नीट के लिए, और जो एग्जाम्पल हैं वो हैं थ्री सब क्लासेस हैं इसके पास, 3 सब क्लासेस। वन इज ऑक्सीडाइज करने वाले, सेकेंड वन इज डिहाइड्रोजिनेस जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, और थर्ड वन इज रिडक्टेज एंजाइम। इन तीनों का काम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन देना। सेकेंड क्लास हमारे पास है बेटा, कैसी क्लास है? ट्रांसफरेजेस है। ट्रांसफरेज जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, क्या? ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अदर देन हाइड्रोजन को छोड़ के, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। देखो जरा मैं क्या बोला? मैंने क्या बोला? अदर देन हाइड्रोजन ग्रुप। अगर किसी के पास AX ग्रुप है प्लस V मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एंजाइम आया, एंजाइम ने क्या कर दिया? ये ग्रुप को इसने इसके साथ ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या बचा? A बचा और प्लस B प्लस X बन गया, है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास? जैसे मैं लिखूं एस्पार्टेट टू ऑक्सिलो एसीटेट, एस्पार्टेट टू ऑक्सिलो एसीटेट। एक एंजाइम है वो है PLP, ठीक है, ये प्रोटीन एंजाइम है। प्रोटीन एंजाइम याद रखना, ये चीज़ सिंपल सी है। तो इसके जो सब क्लास हैं, सब क्लास में 2 एग्जाम्पल याद रख लेना तुम। क्या क्या रखो? ट्रांस अमीनेज याद रख लेना। ट्रांस अमीनेज और अनदर वन इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज यूज इन आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। एक और है फास्फो ट्रांसफरेजेस। तो ये 3 एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये फास्फोड ट्रांसफरेज फास्फोड ग्रुप का ट्रांसफर कर देता डायरेक्टली। फास्फोड ग्रुप ट्रांसफर, ये बेसिकली क्या OH ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और ट्रांस अमीनेज क्या करता है? अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। थर्ड वन इज हाइड्रोलिसिस। तुम्हारे NCERT ने तुम्हें जो रिएक्शन लिखी है वो जो ऐसा ना लिख के वो ऐसी लिखी है, देखो ध्यान से, G+S, ये S निकला, ये तुम्हारा क्या लिखा है? S और G, इसके साथ ये ट्रांसफर हो गया, ये लिख दिया, ठीक, क्लियर। तीसरा क्लास है तुम्हारे पास बेटा आवर टेंथ हाउस के बाद हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस का एंजाइम का काम है सिंपल सा स्प्लिटिंग करना। क्या करना बेटा? स्प्लिटिंग करना। स्प्लिटिंग की स्पेलिंग है SPLITING। क्या काम करना? स्प्लिटिंग करना। स्प्लिटिंग करना मतलब तुम्हारा एंजाइम को तोड़ना या कोई प्रोडक्ट को तोड़ना।
इसके पास बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे हैं, याद रखना। जैसे अगर सब क्लास बोलूं, हमारे पास ईथर, डाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के पास, ग्लाइकोसिड बॉन्ड, हाँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड, है ना। तो ये चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, है ना।